सरकार को भी पता लग गया कि ये लंबा टाइम चलेगा नहीं, आंदोलन उठेगा। लेकिन ये आंदोलन बाकी क्षेत्रों में इसलिए थोड़ा स्लो उठा क्योंकि ज्यादातर राज्यों में, कुछ एक राज्य हरियाणा, पंजाब, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान, फिर तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, थोड़ा सा महाराष्ट्र में बाजरा, मक्का, ये क्या ज्वार वगैरह खरीदते हैं। बाकी पूरे देश में समर्थन मूल्य पे फसलें नहीं खरीदते, इसलिए उनको गलतफहमी थी कि नहीं उठेगा। ये उठ गया। कहां से उठना था? जहां ज्यादा चीज बिकती है समर्थन मूल्य पे, वहीं से चीजें उठी। पंजाब जो सबसे पहले इस आंदोलन का सिरमौरी बना, वो एकदम से 5 जून से तैयारी करके नहीं बना। पंजाब के किसान संगठन उस वक्त से आंदोलन की तैयारी में थे जब से केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया था कि अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से बॉम्बे स्पेशल रेलवे कॉरिडोर बनेगा, अमृतसर से अजमेर एक स्पेशल 6 लाइन वो बनेगा, रोड बनेगा। और उस कानून में इस केंद्र सरकार ने लिखा कि उन स्पेशल कॉरिडोर्स के और स्पेशल हाईवे के 150 किलोमीटर का एरिया रिजर्व होगा कारपोरेट्स के लिए, जिसके लिए राजस्थान का झुंझुनू का किसान, 400 गांवों का किसान उसी टाइम से लगातार आंदोलन के बीच में है। लेकिन पंजाब ने उस वक्त तैयारी की कि पहले रेलवे कॉरिडोर के नाम से स्पेशल इसको इकोनॉमिक जोन बना दिया, रिजर्व कर दिया और कृषि कानून ले आए। इसका मतलब यह कि पहले जमीन तैयार कर दिया, अब उसको छीनने की जमीन को कोशिश करेंगे और पूरी तैयारी में कानून ले आए। लेकिन वो तैयारी के साथ पंजाब के किसान ने भी आंदोलन की तैयारी की। हरियाणा इसलिए थोड़ा ढीला रहा कि हमारे यहाँ किसान संगठनों में मैं भी बहुत बार बात करता रहा। हमारे कुछ साथी कहते थे कि यार तू तो कामरेड है, दिमाग खराब है, 150 किलोमीटर का एरिया कभी रिजर्व होता है क्या? लेकिन अब वो समझ में आ गया कि हमारा पूरा ये जो अजमेर टू जो अमृतसर कॉरिडोर बनेगा, सकता तो सारा क्या, ये तो फतेहाबाद का आधा एरिया भी ले लेगा 150 किलोमीटर के दायरे में। पूरी जीटी रोड की बेल्ट, पूरा हरियाणा लगभग इसके अंदर कवर होगा। अब पंजाब इस आंदोलन को, इस तीनों कानूनों को आधार बना के लड़ाई के मैदान में आया। और इस आंदोलन में आया इसलिए भी आंदोलन मजबूती से उठ गया कि इस आंदोलन के अंदर जो असल चीज है उसको स्पष्ट रूप से यह सरकार बोल नहीं रही। वो है एफडीआई, जो कह रहे थे, जब कांग्रेस वाले भाई एफडीआई ले रहे थे तो ये भाजपा वाले कह रहे थे कि कारपोरेट के दलाल हैं, विरोध कर रहे थे। अब बैंक में, बीमा में, इनको भी छोड़िए, आप डिफेंस के मामले में भी एफडीआई ले आए और फिर वहां भी नहीं रुके। फिर देश का सबसे बड़ा रोजगार सेक्टर खेती के बाद अगर कोई है तो हमारे ये भाई है जो दुकानें खोले बैठे हैं। देश में कई करोड़ रोजगार हमारा ये दुकानदार भाई पैदा करते और इसके ऊपर हमला बोल दिया सीधा। वो जो जमीन तैयार थी, उस जमीन ने पूरे देश में कारपोरेट्स के खिलाफ जो इनका व्यापारियों का गुस्सा था। हमारे यहाँ भाई बैठे थे कुछ टाइम के लिए, सुनार भाई बैठे थे, इन्होंने सोने के ऊपर टैक्सेस वगैरह को बढ़ाए, हम आगे गए थे उनके बीच में। ये साथी बैठे थे यहाँ, सुबह बोल रहे थे व्यापार मंडल के हीरालाल जी एफडीआई के स्वाद में लड़ते रहे। हीरालाल जी ठीक कह रहे थे कि उस वक्त उनको ताकत सरकार को कमजोर नजर आई, क्योंकि हम किसान भाई ये समझ रहे थे कि यार ये तो व्यापारियों की लड़ाई है, हमारी नहीं है। लेकिन भाई मैं तो हमेशा एक जर्मनी के लेखक की हिटलर के टाइम की एक कविता है, वो बहुत बार सुनाता हूं, यहां भी कहूंगा। वो किसी लेखक ने हिटलर के टाइम लिखा कि वो सबसे पहले यहूदियों को मारने के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों को मारने के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो बुद्धिजीवियों को मारने के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं बुद्धिजीवी नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों को मारने के लिए आए, चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। और बोला फिर वो मेरे को मारने के लिए आए तो मेरे को कोई बचाने वाला नहीं था। वो जो स्थिति थी, आज ये यही कर रहे थे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इनमें बांट दिया, व्यापारी किसान को अलग अलग कर दिया। अब मर्जी आए जो कर ले। मैं कल देख रहा था एक भाई सोशल साइट पे, बहुत साथी पता लगता है कई तरह की मानसिकताएं होती हैं। वो हमारा एक मित्र लगातार लिख रहा था सरकार के फेवर में, लेकिन कल उसने एक बड़ी मार्मिक टिप्पणी लिखी कि मोदी साहब
आपने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, हम आपके साथ थे क्योंकि हम हिंदू थे। बोला आपने जाट गैर जाट को लड़ाया, बोला हम आपके साथ थे क्योंकि बोला हम जाट थे। और बोला अब तुमने गलत काम कर लिया, बोला अब तुमने किसान को छेड़ लिया। किसान हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जाट भी है, एससी भी है, बीसी भी है, सारा भाईचारा है और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि यह आंदोलन इसलिए बहुत बड़ी एक सफलता की सीढ़ी में आ गया आज, इसलिए कि ये जो चेतना जागृति आई है, ये चेतना और जागृति असल में एक बहुत बड़ा देश में चेंज लेके आएगी। और वो चेंज केवल खेती बचाने का नहीं होगा, वो केवल व्यापार बचाने का नहीं होगा। हमारे एक साथी हमेशा बोलते हैं कि ये लड़ाई फसल और नस्ल बचाने की है। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा हमारा फायदा होगा कि हमारे ये युवा बच्चे बैठे जिनको हम नस्ल कहते हैं अपनी, ये नस्ल बचेगी, ये नस्ल अपने हकों के लिए लड़ेगी और मजबूती से रोजगार की तरफ बढ़ेगी, देश का नक्शा बदलेगा। और ये तीनों कृषि कानून सरकार को जब वापिस करने पड़ेंगे तो केवल 3 कानून वापिस नहीं होंगे। चौथा बिजली कानून अभी पेश नहीं किया, वो करना चाहते हैं और वो इसलिए करना चाहते हैं कि बिजली कानून आने के बाद मेरा कोई दुकानदार भाई 12 रुपए यूनिट 13 रुपए यूनिट बिजली भर के यहाँ कोई भी जनरेटर वो नहीं चला सकता दुकान में कोई चीज, उसका व्यापार उजड़ेगा। खेती में 10 रुपए यूनिट जाएगी, खेती नहीं कर सकते। और 7,000 रुपए फिक्स है उसके अंदर बिल के अंदर प्रपोजल में कि महीने का 20 की मोटर का बिल 7,000 रुपए फिक्स रहेगा। लेकिन वो बिल अभी इस दबाव में धरे बैठे हैं। तो ये जो स्थिति थी, इनके साथ जो अगला सवाल हुआ कि श्रम कानून खत्म कर दिए, रोजगार खत्म कर दिए, सरकारी महकमे खत्म कर दिए। इस आंदोलन के जब ये कृषि बिल वापिस होंगे तो इस देश में आंदोलन उठेगा कि सरकारी महकमों को मजबूत करो और हम अपने दिन बेटा बेटी के लिए जो रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए लाखों रुपए लगा रहे हैं। मेरे से पहले भी मास्टर जी बोल रहे थे कि एमबीबीएस की फीस 10 लाख से 50 लाख तक चली गई, एकदम 53,000 से 10 लाख और पूरे पीरियड की 50 लाख हो जाएगी। तो वो रोजगार जाएगा। ये आंदोलन में सरकारी सेक्टर में भर्ती के सवाल खोलेगा और सरकार को मजबूर करेगा कि सरकारी क्षेत्र में फिर से युवाओं की भर्ती करो। ये आंदोलन बहुत कुछ आयाम खोलेगा। इसलिए साथियों, ये आंदोलन आज जीत की तरफ जा रहा है और इस जीत का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है हर लड़ाई का। एक ही मूल मंत्र होता है, अपने यहाँ कहते हैं कि एक चुप सो सुख। और वो चुप ये है कि हम जितना शांतिपूर्ण इस लड़ाई को लड़ेंगे, जितना धैर्य से लड़ेंगे, जितनी समझ से लड़ेंगे, उतना ही जीत की तरफ जाएंगे। इसलिए आंदोलन में उग्र नहीं होना। मैं हमेशा कहता हूं कि लड़ाई के अंदर धारणा भावना और का दोनों का कोई खेल नहीं होता। ना आप धारणा से लड़ सकते, ना आप भावना से लड़ सकते। लड़ाई के लिए आपकी समझ होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। यही सवाल है कि ये लड़ाई आपको लेके जा रही है। और एक मैं अंतिम टिप्पणी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। आज के इस आयोजन को भी समापन की तरफ मैं 1 मिनट कर देता हूं। मैं अपनी टिप्पणी के साथ बात खत्म करूंगा और वो टिप्पणी मैं ये कह रहा हूं कि आज तक का इतिहास जो हमने पढ़ा, वो इतिहास ये कहता है कि बच्चे के पैदा होने से लेके मरने तक ऐसा कोई काम नहीं है जो राजनीतिक नहीं है। हर एक काम राजनीतिक है। अगर हम कह रहे कि हम लड़ रहे हैं, हम कोई डायरेक्ट राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन राज को नीति बदलाने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल हम स्पष्टता के साथ कहते हैं कि राज की नीतियां बदला के ये जो कॉर्पोरेट की दलाली कर रही है उस नीति को बदलाएंगे, हमारे पक्ष की नीति बनाएंगे। ये राजनीति हम कर रहे हैं कि भी हमारे हर एक बच्चा बेटी बेटा सबके हक की नीति बने। वो राजनीति एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए भाइयों, हर सामाजिक कार्य राजनीतिक कार्य और हर राजनीतिक कार्य सामाजिक कार्य है। इसलिए इसको मिलजुल के लड़ना है। आपकी अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां सबको मुबारक, आप उनको रखो। लेकिन इस आंदोलन में जो एक पूरा आयाम, अभी मेरे से एक प्रेस वाले साथी पूछ रहे थे कि ये आंदोलन क्या कायम करेगा। मैंने कहा ये आंदोलन 2 मानक स्थापित करेगा। पहला, इसने आयाम ये स्थापित कर दिया कि इस देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार सब एकमुठ होकर लड़ रहे हैं। हम कोई किसी की डांट पूछ के नहीं बैठते, कंधे से कंधा मिला के खड़े और लड़ रहे हैं। और दूसरा, इस आंदोलन ने यह आयाम स्थापित कर दिया कि पूरी दुनिया में कारपोरेट पूरी मजदूर समाज को, मेहनत समाज को पूरी तरह से दड़ रहे थे, पीस रहे थे। आज पूरी दुनिया में मजदूर समाज के आंदोलन पैदा कर दिए और ये इसका साम्राज्यवाद की कवर खोदेगा। और एक बार फिर जो आजादी के बाद का जो आंदोलन था पूरी दुनिया में, जिसको समाज कल्याणकारी राज्य की धारणा का कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट की तरफ लेके जाएगा। यही हमारी जीत होगी। और मैं मानता हूं कि जीत का एक हिस्सा किसान, मजदूर, व्यापारी जीत चुके, दूसरा हिस्सा नीतियों के बदलाव का है, वो जीतेंगे। और इस आशा और विश्वास के साथ कि भाई कल की बातचीत खत्म होने के बाद जो साथी दिल्ली नहीं गए, वो साथी अपना साधन लेके, अपना प्रबंध करके सर्दी से बचाव का, रोटी पानी वाला तो भूल जाओ, वहां खूब मिलेगा, लेकिन सर्दी से बचाव का प्रबंध करके जाओ। दिल्ली एक राउंड मार के। और दूसरा, मैं तो कल भी लखवीर जी से कह रहा हूं और यहां बैठा जो नेतृत्व है उससे भी कह रहा हूं कि जो फौज, हर आदमी सीमा पे लड़ना चाहता है, वहां सीमा पे शहीद होना बड़ी बात है, लेकिन मैं कहता हूं उससे बड़ी बात वो है जो नीचे ग्राउंड पे बैठा फौजी भर्ती कर करके सीमा पे भेजता है। सबसे बड़ा काम वो नीचे वाला कर रहा है, जो जवान भर्ती कर रहा है। और वो काम आप जो लोग बैठे हैं, अभी महेंद्र जी कह रहे थे मैं दिल्ली चलने के लिए तैयार हूं, मैं तो इनसे निवेदन ये करूंगा कि आपको दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली भेजो यहां से नौजवानों को कि शेरो चढ़ो गाड़ियों में, चलो दिल्ली फतेह करके आना, आपके लिए हलवा बना के हम घर में तैयार रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। आप तमाम भाई व्यापारियों का, सबका किसान संगठनों की ओर से बहुत बहुत आभार।